गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है रासायनिक बलगतिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो जैसे नाम से पता चल रहा रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो किस टाइप से होती है, कितनी स्पीड से होती है, किस किस टाइप से उसकी स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और उसको कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रासायनिक बलगति क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, अभिक्रिया के वेग तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाते हैं रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, अब देखिए हमारा इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? ठीक है, आप इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक अभिकारक है ए, ठीक है, यह अभिक्रिया करके एक उत्पाद बना रहा है बी, तो इसकी स्टार्टिंग में हम सांद्रता कितनी मान लेते हैं? जब ये अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो इसकी सांद्रता है 1। ठीक है, अब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो मतलब उत्पाद तो बना ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि हमने एक बीकर में अभिकारक ए ले लिया, अब इसके अंदर हमने कोई ऐसा क्रियाकारक नहीं मिलाया है, ठीक है, अभिकर्मक नहीं मिलाया जिससे क्रिया कर सके, तो मतलब अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई। तो जब भी t बराबर 0 लिखा है मतलब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, तो क्रियाकारक की सांद्रता अधिकतम रहेगी और उत्पाद तो बनेगा नहीं क्योंकि क्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई। अब मान लीजिए t सेकंड के पश्चात अभिक्रिया को कितना हो गया, t सेकंड के पश्चात ये x टूट गया, मतलब ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता 1 थी, 1 में से कितना टूट गया x, जितना ये टूटेगा उतना ही ये बनेगा। ठीक है, तो अब इसकी सांद्रता में कमी हो गई तो ये सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि देखो इसमें तो आ रहा है माइनस, तो ये कम हो गया और ये 0 से कितना हो गया x, जितना ये टूटेगा उतना ही बनेगा। तो मतलब इसकी भी सांद्रता में परिवर्तन हुआ और इसकी भी सांद्रता में परिवर्तन हुआ, लेकिन किसके अकॉर्डिंग हुआ? टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, दर शब्द कहीं भी आ जाए तो हमें किसके अकॉर्डिंग मानना है? टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? अभिक्रिया का वेग। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन है। तो देखिए हम इसको फॉर्मूला के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए वेग, वेग को हम एक तरह से रेट लिखते हैं, रेट मतलब आर हो गया। ठीक है, परिवर्तन को हम किस रूप में लिखते हैं? डी के फॉर्म में। सांद्रता मतलब सी और किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग, और यहां लगा देते हैं प्लस माइनस। ये तो अभिक्रिया की वेग का कॉमन फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ प्लस का क्या मतलब है? प्लस जब लेंगे जब अभिक्रिया का वेग निकालें, किसके लिए? उत्पाद के लिए, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती, तो उसके लिए तो प्लस। लेकिन क्रियाकारक की सांद्रता तो समय के साथ कम होगी, तो ये माइनस किसके लेंगे हम? क्रियाकारक के लिए। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट हो गया, क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे आप? R = dC/dt, और ये किस में आएगा? प्लस में। और अगर क्रियाकारक रिएक्टेंट के लिए लिखना है तो ये किस में आ जाएगा? माइनस में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। ये अभिक्रिया का वेग है कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब अभिक्रिया का वेग हो गया तो हम इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट किस फॉर्म में आएगी? देखिए यूनिट फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। ऊपर क्या है? कंसंट्रेशन, सांद्रता, और सांद्रता की क्या इकाई होती है? मोल प्रति लीटर मान लीजिए। ठीक है, और बटाव में यहाँ क्या लेंगे? समय किस में? सेकंड में। तो क्या लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि प्रति है तो ऊपर जाते इनवर्स हो जाएगा, और ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया के वेग का क्या मात्रक हो गया? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये कॉमन यूनिट हो गई, किसी भी अभिक्रिया के लिए कॉमन यूनिट हो गई। ठीक है, इस तरह से हम ये अभिक्रिया का वेग पढ़ सकते हैं। अभी आगे इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे और कैसे समझ सकते हैं? ध्यान रखना, ये हमने टोटल अभिक्रिया का वेग पढ़ा। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल हम समझें इसको, एक एग्जांपल से समझेंगे। हाँ, अभिक्रिया के वेग को हम
वेग समीकरण में कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये है 2a अभिकारक और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 3b। 2a अभिकारक दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर 3b। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे पूरी अभिक्रिया का वेग लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं पूरी अभिक्रिया के लिए, संपूर्ण अभिक्रिया के लिए क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको dx/dt भी लिख सकते हैं, c की जगह ले लिया हमने x, ठीक है, सांद्रता परिवर्तन बटा समय, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर पूरी अभिक्रिया के लिए हमें लिखना है, पूरी अभिक्रिया के लिए कंप्लीट अभिक्रिया के लिए हमें लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप इसको समझिए, ठीक है। अब देखिए d यहाँ क्या है a/dt और यहाँ क्रियाकारक है 1, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है, ये चीज। लेकिन यहाँ पर इसके मोल कितने हैं 2, तो हमेशा मोल इस फॉर्म में लिखेंगे 1/2 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये उत्पाद है तो क्या आ गया प्लस प्रोडक्ट है, अपॉन क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा dp/dt। इस फॉर्म में हम ये रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरी अभिक्रिया की लिखे हैं, लेकिन अगर केवल एक इंडिविजुअल का लिखा जाए जैसे a या b का, तो फिर उसके अंदर हम 1/2 या 1/3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये लिखना RA, तो अब हम इसके लिए ओनली क्या लिखेंगे d/dt, ठीक है। ओनली एक के लिए लिखा जाएगा तो ये गुणांक नहीं आएंगे आगे वाले, और अगर पूरी अभिक्रिया के लिए लिखना है तो ये गुणांक इनके अंदर अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1/2a, ये मिलके बना रहे हैं 1/3b, तो इसको कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इसको क्या लिख सकते हैं dx/dt। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, a क्या है रिएक्टेंट तो माइनस लग गया, df/dt, तो 1/2 है तो लिखते कैसे 1/1/2, तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये इसको लिखेंगे अपन 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये प्रोडक्ट है तो प्लस में आएगा db/dt, और इसको 1/, में लिखेंगे तो ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर। ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर केवल हमें RA लिखना है तो हम इसको क्या लिख के छोड़ेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें गुणांकों को हम लिख लेते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए लेते हैं तो हम गुणांकों को उसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ओके। अब देखिए इसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल काफी अच्छे आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको दिया गया है 2H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मोल लिए गए। जब ये टूटता है तो एक दो वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्रियाकारक है, सबसे पहले तो ये लिख दीजिए अपॉन dt, और माइनस क्यों, क्योंकि ये क्रियाकारक है और 2 मॉलिक्यूल है तो 1/2। ऐसे इसका क्या लिखेंगे, ये प्लस में आएगा 1/2, और ऐसे ही ये भी प्लस में आएगा प्लस। अब यहाँ कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो हमने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। ये इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी अभिक्रिया के लिए लिख सकते हैं। ऐसे देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है इसमें। जैसे N2 + 3H2 ये मिलकर बना रहे हैं 2NH3, ठीक है, एबर मेथड है ये अपना, ठीक है। अब इसका कैसे बनाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो यहाँ माइनस आएगा dN2/dt, इसका एक ही मॉलिक्यूल है तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर -1/3 dH2/dt, ये हो गया। और ये प्रोडक्ट है तो किसमें आ जाएगा प्लस में 1/2 dNH3/dt। तो इस तरह से हम किसी भी अभिक्रिया का वेग समीकरण रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, कैसे और कैसे इसका क्वेश्चन आ सकता है देखेंगे आगे। देखिए जैसे एक क्वेश्चन देंगे कि
2a प्लस 3b और ये मिलके बना रहे हैं 5c। ठीक है, तो इसका हमें क्या क्या लिखना है? एक तो लिखना है हमें Ra, ओनली जो A वाला सब्सटेंस है उसका रेट लिखना है, उसका रेट कैसे लिखेंगे? ठीक है, और दूसरा हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, और एक हमें फाइंड आउट करना है माइनस dB/dt। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन के लिए लिख लेते हैं। नंबर 2 वाला पहले सोल्व कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या फॉर्मूला बताया? रिएक्टेंट के लिए माइनस में, और जो मॉलिक्यूल है वो अपॉन में आ जाएगा 1/2 dA/dt इज इक्वल टू माइनस में 1/3 dB/dt और इज इक्वल टू माइनस में 1/5 dC/dt। ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ये कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए थर्ड वाला, अब थर्ड वाले को देखो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड वाले ये वाला है, तो हम कंपेयर करें, या तो इसके कंपेयर करें या इसके कंपेयर करें। तो देखिए इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो 1/3 dB/dt कंपैरिजन उसके साथ करेंगे जिसकी कंसंट्रेशन दी हो। तो अभी हमें कंसंट्रेशन नहीं दी, तो हम किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। हम ए वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इक्वल है इसके, तो हमने इसके साथ इसको कंपेयर कर दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? माइनस dB/dt ओनली। तो ये 3 जो है उसको उधर भेजेंगे, इधर डिवाइड में, तो उधर किस में चले जाएगा? मल्टीप्लाई में, इस तरह से। अब अगर हमें dA/dt की वैल्यू दी है तो हम यहाँ रख के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया, और इसकी वैल्यू तो हमने पढ़ी है अभी, Ra। जब किसी इंडिविजुअल के लिए लिखते हैं तो उसमें कोई मॉलिक्यूल मोल वगैरह नहीं लिखते हैं, उसके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, अब ऐसा हो सकता है जैसे इसकी कंसंट्रेशन हमें दे दें कि ए की कंसंट्रेशन पहले इतनी थी और बाद में इतनी हो गई। जैसे मान लीजिए पहले आपको बोल दिया कि पहले कंसंट्रेशन 10 थी और कितनी हो गई 5। ठीक है, तो उसके लिए हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, औसत वेग। तो बाद वाली कंसंट्रेशन में से पहले वाली कंसंट्रेशन माइनस करके वैसे करते हैं, वो अपना आगे बढ़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया का वेग हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अभिक्रिया के वेग के प्रकार। कौन कौन से प्रकार है? हम यहाँ पर 2 प्रकार पढ़ेंगे, एक तो औसत वेग और एक तात्क्षणिक वेग। ठीक है, अभिक्रिया के वेग के प्रकार नंबर 1 औसत वेग। ठीक है, Ra एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वही प्लस माइनस आएगा dC2 - C1/dt। ठीक है, C2 - C1/dt इस तरह से। हाँ, अगर आपको टाइम भी 2 दिए हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, T2 - T1। इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हमने अभी पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा? कॉमन फॉर्मूला हमने ये। तो आप एक चीज देखिए, R जो है वो टाइम के क्या है? इनवर्स है। R के है टाइम के क्या है? इनवर्स। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो वो कैसा मिलेगा हमें? इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए इसका भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ऐसे, ठीक है, तो इधर तो क्या लेंगे? T और इधर क्या लेंगे? C। मान लीजिए पहले कंसंट्रेशन कितनी थी? स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम होगी और ये बाद में होगी। ऐसे टाइम ये हो गया T1 और ये क्या हो गया? T2। तो स्टार्टिंग T1 पर कितनी थी? इतनी, और बाद में कितनी होगी? इतनी। तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी जो है, औसत वेग, अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया है तो यहाँ से भी हम प्लॉट कर सकते हैं। आपको कैसे करना है? जो स्टार्टिंग ये जो टाइम है जो 0 के पास में, उसको 1 मानना है। ठीक है, उसको आगे बढ़ाएंगे, जिस कंसंट्रेशन पे वो इधर काटेगा मैक्सिमम वाली पर, वो C1 मान लिया। ठीक है, इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, T1 T2 की जगह इनकी वैल्यूज मैं रख देता हूँ। यहाँ तो ले लिया मैंने 10 और यहाँ 20 और ये दिया है सेकेंड्स में।
ठीक है। और कंसंट्रेशन अगर मैं मान लेता हूँ तो इसको मान लेता हूँ 50 m और इसको 20 m। आपको बोले थे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखिए C2 कितनी है 20 माइनस, ठीक है 20 माइनस 50, हाँ प्लस माइनस रिएक्टेंट के लिए वही माइनस और प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा प्लस, अपॉन टाइम T2 माइनस T1, T2 तो 20 और T1 ये हो गया, तो ये आ गया माइनस का 30 अपॉन 10, तो इस तरह से माइनस का 3 ये है। अगर प्रोडक्ट के लिए दिया है तो प्लस और रिएक्टेंट के लिए दिया है तो माइनस, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, ठीक है। ये है हमारा औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही एक वेग होता है जिसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग के क्वेश्चन नॉर्मली ग्राफ के आते हैं। तात्क्षणिक वेग फॉर्मूला वही रहेगा इसका, R इक्वल्स टू प्लस माइनस dc अपॉन dt। एक तरह से जो अभिक्रिया का वेग होता है वो एक तरह से तात्क्षणिक वेग का ही फॉर्म है, ठीक है। आपको स्पेशल टाइम दिया जाएगा, किसी एक निश्चित समय पर अभिक्रिया का जो वेग होता है उसी को क्या कहते हैं तात्क्षणिक वेग। आपको बोल दिया है कि एक अभिक्रिया है, ठीक है 10 मिनट तक चलती है, तो उसमें से 5 मिनट में अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो आपको कंसंट्रेशन भी दी जाएगी और टाइम भी दिया जाएगा, तो वहां से हम फॉर्मूला बना के इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट के लिए तो प्लस और रिएक्टेंट के लिए है तो माइनस, ठीक है। इस तरह से हम अभिक्रिया के वेग वाला जो टॉपिक है, हमने अभिक्रिया का वेग पढ़ा है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना समझा है, उसका औसत वेग निकालना समझा और तात्क्षणिक वेग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स ही हमें आगे चैप्टर में ग्रो करने में काफी हेल्प करेंगे। आप इन टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे साथ के साथ, और जो एग्जांपल्स कराए उनको साथ के साथ समझेंगे, ठीक है। एक में सभी जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लगभग 13-14 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पे, और ये जो जितने भी वीडियोज हैं ये खासकर 12th साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट है ये। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका शेयर करें, इसके बारे में बताएं, ताकि इस जो टाइम वेस्ट है उसको ना होने दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और कोई आपकी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, टिल देन बाय।